नमस्कार विद्यार्थियों, सक्सेस मंत्रा अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल यादव सर एक बार पुनः इंडियन इकोनॉमी की क्लास आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप पुरानी वीडियो को जितना प्यार दे रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं प्यार दें और निश्चित ही आपको ये समझ में आएंगी और आपके पेड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के साथ। ठीक है ना? आज भारतीय अर्थव्यवस्था में नया टॉपिक रहने वाला है तुम्हारा मुद्रा। हाँ, तो बताएंगे क्या होती है मुद्रा। बताओ भाई, मुद्रा क्या होती है? तो सिंपल मुद्रा ये होती है, आप बताएं तो विनिमय का साधन। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुद्रा क्या होती है तो आप बताएंगे मुद्रा क्या है? मुद्रा है विनिमय का एक साधन। मुद्रा के द्वारा आज आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते हो, आदान प्रदान करते हो, है ना? उसी को तो मुद्रा कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, तो बहुत सिंपल बात हुई कि मुद्रा क्या है। मुद्रा एक विनिमय का साधन है या विनिमय का माध्यम होता है मुद्रा। मेन बात तो हम आगे करते हैं कि मुद्रा से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम मुद्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे मुद्रा का विमुद्रीकरण। मुद्रा का विमुद्रीकरण क्या होता है? मुद्रा का विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। यहां से तुम्हें कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में। मुद्रा का विमुद्रीकरण, जैसा कि आप अंग्रेजी भाषा में ये देख रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन। मुद्रा का विमुद्रीकरण कब कब होता है और किन किन परिस्थितियों में होता है? तो मुद्रा का विमुद्रीकरण होता है दो कंडीशन, प्राय दो स्थितियों में होता है मुद्रा का विमुद्रीकरण। नंबर फर्स्ट, जब देश में काला धन अधिक हो जाए। एक स्थिति तो तब बनती है कि जब देश में क्या हो गया है, ब्लैक मनी बहुत अधिक मात्रा में हो गया है, तो क्या होगा? तब सरकार क्या करेगी? मुद्रा का विमुद्रीकरण करेगी। ठीक है। दूसरा, जब मुद्रा स्फीति अधिक हो जाए। तो डिमोनेटाइजेशन मुद्रा का विमुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? कब कब होता है? दो कंडीशन में होता है कि जब देश में काला धन अधिक हो जाएगा तब होगा मुद्रा का विमुद्रीकरण, और जब मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, तब होगा मुद्रा का विमुद्रीकरण। अब होता क्या है मुद्रा का विमुद्रीकरण? होता यह है कि भारत सरकार पुरानी प्रचलित मुद्राओं के स्थान पर नई मुद्रा जारी करती है। मुद्रा के विमुद्रीकरण का अर्थ सामान्य भाषा में यह है कि भारत सरकार क्या करती है कि जो मार्केट में पुरानी मुद्राएं प्रचलित में थी, उन मुद्राओं का प्रचलन क्या कर देती है? पूरी तरह बंद, और उन मुद्राओं के स्थान पर क्या आ जाती है? नई नई मुद्रा आ जाती है मार्केट में। तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा का विमुद्रीकरण। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि मुद्रा का विमुद्रीकरण किन दो परिस्थितियों में होता है? तो जब देश में काला धन अधिक हो जाता है तो भारत सरकार क्या करती है? मुद्रा का विमुद्रीकरण करती है, डिमोनेटाइजेशन करती है। या जब मुद्रा स्फीति अधिक हो जाती है तब भारत सरकार क्या करती है? मुद्रा का विमुद्रीकरण करती है। ठीक है। या क्वेश्चन फॉर्म में आपको ये लिखा हुआ रह सकता है कि भारत सरकार जब पुरानी प्रचलित मुद्राओं के स्थान पर नई मुद्राओं को जारी करती है तो उसे क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं मुद्रा का विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन ऑफ मनी। ठीक है। अब तक कुल कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन है। अब तक कुल कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण हो चुका है, ये बताइए मुझे। तो अब तक कुल 3 बार मुद्रा का विमुद्रीकरण हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? तो 3 बार। कब कब हुआ है? पहली बार हुआ था 1949 ईस्वी में, दूसरी बार हुआ था 1978 ईस्वी में, और तीसरी बार हुआ था 8 नवंबर, ये डेट भी आप रख लें, 2016 को। तो ये कई बार पूछा जाता है कि पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब हुआ, दूसरी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब हुआ, और तीसरी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब हुआ है। ठीक है ना। अगर इस समय पूछता है कि 1949 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय थे जवाहरलाल नेहरू। 1978 में अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे मोरारजी देसाई। 2016 में नरेंद्र मोदी। तो निश्चित ही आप मुद्रा का विमुद्रीकरण अच्छी तरीके से, तो ये आ रही है 8 नवंबर 2016, ये तो आ रही है। चलो, ये 8 नवंबर 2016 को कौन थे? नरेंद्र मोदी। अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रही है तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। तीसरी बार जो मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ है 8 नवंबर 2016, और ये किसके कार्यकाल में हुआ है? ये नरेंद्र मोदी। तो सीधा सिंपल था, मुद्रा का विमुद्रीकरण क्या होता है कि भारत सरकार पुरानी मुद्राओं के स्थान पर नई मुद्राओं को जब जारी करेगी तो उसे मुद्रा का विमुद्रीकरण कहेंगे। दूसरी बात, किन 2 परिस्थितियों में होता है? तो जब देश में कालाधन अधिक हो जाता है तो उसको समाप्त करने के लिए, या जब देश में मुद्रास्फीति अधिक हो जाती है तो उसको समाप्त करने के लिए। ठीक है। ये आपके सामने बिल्कुल जीता जागता हुआ उदाहरण है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोटों पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम नए टॉपिक की तरफ। मुद्रा का विमुद्रीकरण आप समझ चुके हैं, तो और समझ रहे हो तो बीच कुछ में लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। मुद्रा का अवमूल्यन, और इस अवमूल्यन को आप अच्छे से जानते हो, इसका अर्थ होता है ह्रास या कमी। इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ होता है ह्रास, कमी होना, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। अच्छा, ये क्या होता है अवमूल्यन, ह्रास, कमी? तो मुद्रा के अवमूल्यन में होता यह है कि जब सरकार जानबूझकर विदेशी मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा की कीमत को कम करे। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी का अर्थ ये होता है कि जब भारत सरकार, या जब कोई भी सरकार, यहाँ भारत सरकार से ही मतलब नहीं है, किसी भी देश की सरकार हो सकती है, तो होता यह है कि जब सरकार जानबूझकर क्या करेगी, ये जो विदेश की मुद्राएं हैं
इनकी तुलना में अपनी मुद्रा की कीमत, कीमत मतलब वैल्यू, इसको क्या करेगी, कम कर देगी या घटा देगी, तो उसे हम कहेंगे मुद्रा का क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, मुद्रा का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। अब ये ऐसा क्यों करेगी सरकार? अरे कोई भी देश क्या ये चाहेगा कि हमारे देश की मुद्रा की कीमत कम हो जाए या मुद्रा की वैल्यू गिर जाए? ठीक है, इसका भी एक कारण है। इसका कारण नंबर फर्स्ट, सबसे मुख्य जो कारण ये होता है कि जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार संकट में होता है, क्या होता है, संकट में होता है। जब किसी देश का जो विदेशी मुद्रा का भंडार है अगर वो संकट में हो जाएगा तो सरकार निश्चित ही क्या करेगी, जानबूझकर अपनी मुद्रा की कीमत कम करेगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो सरकार के सामने तमाम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे वर्तमान में आप उदाहरण ले सकते हो श्रीलंका का। आज श्रीलंका में क्या है, आज श्रीलंका में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा जो भंडार होता है वो पूरी तरह खाली हो चुका है, या उसके पास जो विदेशी मुद्राएं हैं उनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है। ठीक, जिससे होता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारे लिए कोई वस्तु खरीदना बहुत ही महंगी हो जाएगी और हमारी वस्तु अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतनी सस्ती हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो मुद्रा का अवमूल्यन जब सरकार जानबूझकर विदेशी मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा की कीमत को क्या कर ले, कम कर ले या कीमत को घटा ले, तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। क्यों होता है भाई मुद्रा का अवमूल्यन? कारण यह है कि जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार संकट में होगा तो उस समय किसी भी देश को क्या करना पड़ेगा, मुद्रा का अवमूल्यन। जैसे भारत भी मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार कर चुका है। भारत ने मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार कर दिया है? 3 बार। ये भी पूछा जाता है कि पहली बार कब हुआ, दूसरी बार कब हुआ और तीसरी बार कब हुआ। तो अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है? तो 3 बार आपसे अगर पूछे। पहली बार 1949 में हुआ था, दूसरी बार 1966 में हुआ था, तीसरी बार हुआ था 1991 में। पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ? 1949 में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। दूसरी बार 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और तीसरी बार 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो यहाँ लिख लेंगे किसके कार्यकाल में हुआ? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसके कार्यकाल में हुआ लाल बहादुर शास्त्री। और ऐसे ऊपर लिखेंगे क्योंकि दिखाई नहीं देगा, ये हुआ था पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है ना? तो क्या आप मुद्रा अवमूल्यन को समझ चुके हैं अच्छी तरीके से? एक बार पुनः समझा देता हूँ क्या होता है मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ होता है ह्रास या कमी। मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि एक मशीन का 10% वार्षिक अवमूल्यन होता है, तो इसका मतलब उसके मूल्य में गिरावट आ रही है। उसी का अर्थ हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। कंडीशन यह है कि जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार संकट में होता है तब भारत की सरकार या कोई भी देश की सरकार जानबूझकर विदेशी मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा की कीमत को क्या करेगी? गिराएगी। ठीक है ना? तब उस स्थिति को कहेंगे मुद्रा का अवमूल्यन। कितनी बार हो चुका है? 3 बार। पहली बार 1949, दूसरी बार 1966, तीसरी बार 1991। यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री और यहाँ कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अब इसके हम रिजल्ट समझते हैं, अवमूल्यन के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। परिणाम, रिजल्ट।
अच्छा, रिजल्ट ये होता है पहला नंबर कि कोई भी देश अपनी मुद्रा को कब बेचेगा। इस बात को ज़रा बताएं मुझे, कोई भी देश अपनी मुद्रा को कब बेचेगा। कोई भी देश अपनी मुद्रा को तब बेचता है जब उसे उसकी मुद्रा की कीमत कोई बढ़ाकर देता है। अमेरिका से हम डॉलर प्राप्त करना चाहें तो क्या अमेरिका आसानी से डॉलर देने वाला है? नहीं है। किंतु अगर हम उसके मुद्रा की कीमत या हम उसके डॉलर की कीमत को बढ़ा दें तो क्या वो डॉलर बेचने के लिए तैयार हो जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ। अरे निश्चित ही वो क्या करेगा, अपना डॉलर आपको आसानी से दे देगा। तो क्या हुआ, उस स्थिति में ये हुआ कि हमने अपनी मुद्रा की कीमत को तो कम कर लिया और डॉलर की कीमत को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये क्या होता है, होता ये है कि हमारी मुद्रा रुपया की कीमत हो गई कम और ये डॉलर है इसकी कीमत हो गई ज़्यादा। तो अब होगा ये कि जैसे ही अमेरिका वालों को पता लगेगा कि भाई भारत सरकार ने डॉलर की कीमत को इतना ज़्यादा कर दिया है, तो क्यों ना भारत सरकार से व्यापार कर लिया जाए, क्यों ना भारत में घूम के आया जाए, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखें, टूरिस्ट के तौर पर हो या व्यापार के तौर पर हो। तमाम भारतीय लोग सीधी सी बात है कि इंडिया में आने का प्रयास करेंगे और निश्चित ही आएंगे। आने का प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि निश्चित ही आएंगे। और आएंगे तो भारत में डॉलर तो चलता नहीं है, भारत में क्या चलता है, रुपया। तो वो डॉलर के बदले क्या खरीदेंगे, रुपया भारत सरकार से। तो इस प्रकार भारत सरकार को विभिन्न मात्रा में डॉलर की प्राप्ति होगी। तो सरकार अपनी जो विदेशी मुद्रा भंडार संकट वाली स्थिति थी उसको क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ठीक, ये तो डॉलर के पक्ष में था। विभिन्न देशों की मुद्राओं के पक्ष में सरकार इसी तरीके के प्रोसेस अपनाती है। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि जब भारत में विदेशी आएगा, जब भारत में क्या होगा, विदेशी आएगा, तो क्या भारत से वो खाली हाथ जाएगा? अरे कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाएगा। आप कहीं टूरिस्ट के तौर पर जाते हो, भ्रमण करने के लिए जाते हो, तो वहाँ से कुछ ना कुछ सामान खरीद के लाते हो या नहीं लाते हो? तो कहेंगे बिल्कुल लाते हो। ऐसा ये होता है कि जब भारत सरकार अपने मुद्रा का अवमूल्यन करेगी तो क्या होगा कि भारत सरकार में विदेशियों की फिर कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत विदेशी आएंगे इंडिया में, कुछ तो व्यापार करने के उद्देश्य से आएंगे, कुछ एज ए टूरिस्ट घूमने के उद्देश्य से आएंगे। और जब घूमने आएंगे तो वो कुछ ना कुछ यहाँ से खरीद कर ले जाएंगे। और ख़रीदने को क्या कहते हैं हम, या बेचने को क्या कहते हैं हम, निर्यात। यहाँ से कई बार सवाल आया है कि जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात ज़्यादा होता है या आयात ज़्यादा होता है? तो आप ये ध्यान में रख लो अच्छे कि जब कोई देश अपने मुद्रा का अवमूल्यन इसीलिए करता है कि हमारी वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिकें, तभी तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, है ना। और इसका विपरीत जो होता है, निर्यात का विपरीत आयात। आयात होता है कम। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में निर्यात प्रोत्साहित होता है या हतोत्साहित? तो निर्यात पर आप हिंदी मीन होता है प्रोत्साहित, मतलब ज़्यादा होगा, और आयात का मतलब होता है हतोत्साहित, मतलब कम होगा। आयात कम इसलिए होगा कि विदेशियों के जितने भी सामान हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो हमारे लिए महंगे हो चुके होंगे, और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सामान हैं वो विदेशियों के लिए सस्ते हो चुके होंगे। इसीलिए तमाम विदेशियों में होड़ लग जाएगी कि इंडिया से ये सामान खरीदा जाए। ठीक है ना। और निश्चित ही आप समझे होंगे इन दोनों चीज़ों के लिए मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है और मुद्रा का विमुद्रीकरण क्या होता है। इन दोनों को क्लास को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई डाउट रहा होगा। धन्यवाद। निरंतर देखते रहें, और भी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।